Hello everyone. Today's topic is continental drift theory by Alfred Wegener. इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है जो आज की जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है कॉन्टिनेंट्स की वो किस वजह से है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या बताया गया है, इसके स्पॉट्स में क्या एविडेंस इन्होंने दिए हैं और इसके नेगेटिव क्या क्या है। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वैगनर। सो ये थ्योरी दी गई है। It is about rifting and drifting of continent, which give rise to the present arrangement of continent, as well as changes in the climate region. जो present arrangement है continent की वो किस तरह से राइज हुए, किस तरह से इनका अरेंजमेंट हुआ है। तो सबसे पहले इन थ्योरी में बताया है कि सबसे पहले इस तरह का कॉन्टिनेंट था, सब एक पूरा एक लैंड मास था और एक पानी था चारों तरफ, उस लैंड मास के चारों तरफ पानी था। जो लैंड मास था वो पेंजिया था और इसके चारों तरफ जो पानी था वो पेंथेलासा था। उसके बाद क्या बताया कि ये पेंजिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लोरेशिया एंड गोंडवाला, और बीच में पानी आ गया, इसको बोला गया तैतीस सी। सो पेंजिया डिवाइड इनटू लोरेशिया एंड गोंडवाला। उसके बाद ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होने लगे वेस्ट में और नॉर्थ डायरेक्शन में, और धीरे धीरे ये आज के प्रेजेंट स्टेज में आ गए। जो आज का जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है वो इस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो थ्योरी में क्या है, सबसे पहले क्या एज्यूम किया है कि जो सियाल है वो फ्लोट करती है सीमा पे, मतलब जो ऊपर वाली जो लेयर माना है क्रस्ट, जो उसने सियाल माना है वो फ्लोट करती है, जो नीचे वाली जो है उसको सीमा की लेयर के ऊपर फ्लोट करती है सियाल। ये पहली एजम्पशन है थ्योरी की। दूसरी एजम्पशन क्या है कि जो ड्रिफ्ट हुए जो कॉन्टिनेंट्स वो किस फोर्स से हुए। एक तो टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स कौन सी फोर्स, जो सन की और मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो फोर्स लगी वो टाइडल फोर्स। इसकी वजह से क्या हुआ, जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ जो कॉन्टिनेंट्स का वो टाइडल फोर्स से, और जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और दूसरी फोर्स बायोएंसी फोर्स। तो इन दो फोर्सों की वजह से नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट हुआ कॉन्टिनेंट का। तो थ्योरी क्या है थ्योरी, तो सबसे पहले क्या था, ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड एक सुपर कॉन्टिनेंट था, पूरा लैंडमास एक ही था जिसको बोला गया पेंजिया, और उसके चारों तरफ क्या था, पानी, जिसका नाम था पेंथेलासा। तो ये था बिफोर कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ कि पेंजिया दो भागों में डिवाइड हो गया, नॉर्थ पार्ट जिसको लोरेशिया बोला गया या फिर अंगारा लैंड, और दूसरा साउथ पार्ट जिसको बोला गया गोंडवाना लैंड। उसके बाद आफ्टर कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ, ये जो दो पार्ट्स ब्रोक हुए वो ड्रिफ्ट होने लगे। ड्रिफ्ट मतलब मूव होने लगे धीरे धीरे नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में और वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन में दिस फेज इज नोन एज ओपनिंग ऑफ तेथिस सी। जो दो भाग में डिवाइड हुए थे उसके बीच में क्या हुआ, इस सी को क्या बोला गया, तेथिस सी। डायग्राम में देखिए, ये पूरा एक लैंड मास था और ये बगल में पानी था, फिर दो भाग में डिवाइड हुआ, और फिर ये इस तीसरे फिगर में ये ड्रिफ्ट होने लगे यहाँ नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड। इसको क्या बोला गया इस फेज को, ओपनिंग ऑफ द तेथिस सी। जो बीच वाला, बीच में जो ये जगह है ये तेथिस सी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज में जो ये दो भाग में डिवाइड हुए थे ये फर्दर ब्रोक हुए। जो लोरेशिया है वो ब्रोक हुआ नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, और जो गोंडवाना लैंड था नीचे वाला वो अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन सब भागों में डिवाइड हो गए। उसके बाद क्या था, जो अमेरिका था वो क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जो वेस्ट की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अटलांटिक ओशियन है उसका किस तरह का शेप आया, एक तो अटलांटिक ओशियन बना और उसका शेप बना एस से, एस टाइप के शेप का एस। और नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में इंडिया और अफ्रीका ड्रिफ्ट हुए, मूव हुए, जिसकी वजह से जो तैतीस सी था वो आज के मेडिटेरियन सी के साइज का बच गया। धीरे धीरे ड्रिफ्ट होते रहे, जो 33 सी था वो कम होता रहा, कम होता रहा, और आज के जो मेडिटेरियन सी है उस साइज का बच गया।
और दूसरा क्या हुआ, इंडियन ओशियन का खुलाया, ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन ओशियन जो बना। तो अब अकॉर्डिंग टू वैगनर जब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे थे तो उनके एजिस पे फ्रिक्शन और रेसिस्टेंस के वजह से फोल्ड माउंटेन बने, जो कि रॉकीज एंड एंडीज हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के हैं। जब जब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे थे तो ड्रिफ्ट हो रहे थे, तो जब मूव हो रहे थे तो फ्रिक्शन की वजह से और रेसिस्टेंस की वजह से ये माउंटेन्स बने। उसके बाद क्या हुआ, जो आइलैंड आर्क और फेस्टून्स थे वो किस वजह से बने, जब आइलैंड्स, जब कॉन्टिनेंट मूव हो रहे थे तो जो उनका जो डिफरेंशियल रेट ऑफ मूवमेंट, मतलब कि जो जो पार्ट था वो कॉन्टिनेंट जब मूव हो रहे थे उनके साथ स्पीड उतनी स्पीड से मूव नहीं हो पाए, उनके और इनके जो पार्ट जो बच गए इनके स्पीड में, मूवमेंट में डिफरेंस था स्पीड में, तो इस वजह से ये पीछे रह गए और ये आगे निकल गए और ये अलग हो गए टूट के। तो जिसकी वजह से ये जो फेस्टून्स या आइलैंड आर्क जो बनी। और जो पेंथालासा था वो आज के प्रेजेंट डे में पैसिफिक ओशियन के रूप में रह गया। तो ये जो फेस्टून्स, ये आइलैंड आर्क जो इधर उधर बने, ये किस वजह से बने कि इनकी स्पीड और ये को जब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट रहा था इनकी डिफरेंस, जो स्पीड में डिफरेंस की वजह से ये साइड में निकल के रह गए, ये आगे चले गए, ये अलग हो गए और ये आइलैंड के रूप में बन गए। तो इस तरह से पहले ये था और फिर इस तरह से ये बन गया। ये इधर ड्रिफ्ट हुआ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो ये अटलांटिक ओशियन एस शेप का बना। और इधर ये इंडियन ओशियन बना। तो इस तरह से ये थ्योरी थी, किस तरह से ये पहले एक सिंगल लैंड मास था, फिर टू में डिवाइड हुआ, फिर टू में डिफरेंट डिफरेंट में डिवाइड हुआ, फिर किस तरह से ओशियंस बने। और ये 33 सी जो ये वाला मेडिटेरियन सी है, ये वाला रह गया 33 सी। तो इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म है और दूसरा है एविडेंस। तो पहले इसके क्रिटिसिज्म देखते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है कि जो थ्योरी है ये क्या एक्सप्लेन नहीं करती फोर्स को। इसने बताया जो ड्रिफ्टिंग फोर्स कौन थी, टाइडल फोर्स, लेकिन टाइडल फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि कॉन्टिनेंट को मूव कर दे। सो ये जो इसकी फोर्स को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कौन सी फोर्स की वजह से ये ड्रिफ्ट हुए, क्योंकि टाइडल फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती कि जिसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट मूव होने लगे। दूसरा ट्रिगर मैकेनिज्म, स्टार्टिंग में जो एक सिंगल मास था वो किस वजह से दो भागों में डिवाइड हुआ, ट्रिगर क्या था उसके पीछे, क्या कुछ हुआ अचानक कि ये एकदम दो भाग में डिवाइड हो गया। तो ये फोर्स इस ट्रिगर मैकेनिज्म के बारे में नहीं बता पाया। उसके बाद ये सीक्वेंस का नहीं बता पाया कि पहले नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, ये किस तरह से कौन से सीक्वेंस में कब बना, किस तरह से टूटा, इन सब के बारे में नहीं बता पाया। दूसरा क्या नहीं बता पाया, इसमें एरर था कि माउंटेन कैसे बने, आइलैंड आर एंड फेस्टून कैसे बने, क्योंकि स्टार्टिंग में इसने एज्यूम किया था कि सियाल फ्लोट ओवर सीमा, लेकिन लास्ट में अपनी थ्योरी में इसने क्या कहा कि जो माउंटेन बने वो फ्रिक्शन की वजह से बने। तो पहले तो बोला कि सीमा पे सियाल फ्लोट हो रहा है सीमा पे, फिर दूसरी बार माउंटेन बनाने की बात आई तो बोला कि इनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से। तो ये सब कुछ एरर्स थे इसकी थ्योरी में। तो ये सारे क्रिटिसिज्म है इसकी थ्योरी। क्या क्या है थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या एविडेंस दिए गए। तो सबसे पहले दिया गया जिग्सा फिट। जिग्सा फिट का मतलब क्या है, इस तरह से अगर कॉन्टिनेंट को आपस में मिलाया जाए तो इस तरह से ये एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। इसका मतलब ये इनिशियली एक सिंगल लैंडमास था, उसके बाद आपस में सेपरेट होकर अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए। उसके बाद द रॉक्स ऑफ सेम एज, जो ये अटलांटिक ओशन है इसके साइड में नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, आयरलैंड, स्कैंडिनेवियन, तो इन कॉन्टिनेंट पे जो रॉक मिलती है और जो इन रॉक्स की जो एज है वो सेम है। ये तभी पॉसिबल है जब ये पास्ट में ये सब एक ही लैंडमास हो। इसके बाद मिलते हैं ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। कहाँ पे, अफ्रीका में। अफ्रीका में घाना के अंदर गोल्ड के डिपॉजिट मिलते हैं। बट जो गोल्ड बियरिंग रॉक है, जहाँ जिन रॉक्स में गोल्ड मिलता है, वो कहाँ पे मिलते हैं, साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका इधर है बीच में अटलांटिक ओशियन, और फिर ये अफ्रीका। तो इसका मतलब ये पास्ट में आपस में जुड़े हुए थे। जो गोल्ड कहाँ पे मिलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स में। प्लेसर डिपॉजिट्स कहाँ मिलती है, नदियों में। तो ये अफ्रीका में इस टाइप्स का कुछ नहीं मिलता, बट अफ्रीका में क्या मिलते हैं, गोल्ड।
तो इससे ये प्रूव होता है कि ये पास्ट में एक ही कॉन्टिनेंट थे या एक ही लैंड मास था। उसके बाद क्या है, बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। जो लैमिंग्स हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री में, अफ्रीका में, यूरोप में, वो आज भी क्या करते हैं, वेस्ट में भागते हैं। जब भी कोई उन्हें खतरा लगता है, आग लगती है जंगलों में, वो हमेशा वेस्ट में भागते हैं। उनको लगता है कि वेस्ट में अभी भी लैंड है। जैसे कि स्कैंडिनेवियन में क्या है, जो लैमिंग्स है वो जब इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फूड की तलाश में वो तो ये माइग्रेट होते हैं वेस्टर्न डायरेक्शन में। और वेस्ट में क्या है, एकदम लैंड है, उसके बाद बहुत खाई है, समुंदर है, तो यहाँ पे इनकी बहुत मात्रा में मास डेथ मिलती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये लैंड मास जो आपस में जुड़े हुए थे और सिंगल लैंड था। इसी वजह लेमिंग्स को लगता है कि वेस्ट में आज भी लैंड है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो काफ़ी फॉसिल्स, फ्लोरा एंड फन्ना के फॉसिल्स जो मिलते हैं सेम टाइप ऑफ इन ब्राज़ील, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, जैसे कि ग्लोसोपेट्रिस। तो इसका मतलब ये सब इसके इस टाइप के ग्लोसोपेट्रिस के फॉसिल्स यहाँ पे सब जगह मिलते हैं। तो मतलब इनिशियल में ये एक सिंगल लैंड मास थी। और एविडेंस ऑफ ग्लेशिएशन, मतलब कि ग्लेशिएशन टिल जो बहुत ही बारीक 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 मिट्टी होती है, वो किसकी वजह से मिल बनती है, ग्लेशियर्स की वजह से बनती है। जब ग्लेशियर्स अपने साथ, जब ग्लेशियर्स चलते हैं तो अपने साथ वो इरोड करते हैं लैंड को, जिसकी वजह से ग्लेशियल टिल बनती है। लेकिन अभी तो ना ब्राज़ील में, अफ्रीका में, पेनिनसुलर इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे ग्लेशियर्स नहीं मिलते। बट पास्ट में जब ये साउथ में, यहाँ अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिका के पास थे, तो साउथ पोल के पास थे, तो यहाँ पे उनके ग्लेशियर थे, और जिसकी वजह से ग्लेशिएशन हुआ। तो ये भी एक एविडेंस है थ्योरी का कि इनिशियल में सब एक सिंगल लैंडमार्क थे। और पैलियोमैग्नेटिज्म ये डील करता है रॉक्स में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का लिए। ये अलग से एक टॉपिक है, इसके बारे में हम अपने डिटेल में एक लेक्चर में अलग से पढ़ेंगे। तो कंक्लूजन क्या है कि वैसे तो काफ़ी क्रिटिसिज्म है, बट इसके जो फोर्सेस है वो कुड नॉट एक्सप्लेन द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट। मतलब कि जो इसने फोर्स बताई ड्रिफ्ट के लिए, वो उतनी है नहीं जो। तो कंक्लूजन क्या है थ्योरी का, थ्योरी का कंक्लूजन ये है कि वैगनर ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया अप्रोप्रिएट फोर्स क्या है जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्ट हुए। बट एक आइडिया दिया जिसकी वजह से थ्योरी ये कि इनिशियल में एक कॉन्टिनेंट था, उसके बाद सब ड्रिफ्ट हुए, जिसका इवोल्यूशन होते होते आज की जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, जो काफ़ी चीज़ों को सही से एक्सप्लेन करती हैं, इसका डेवलपमेंट हुआ। तो इसने क्या किया, एक सेंट्रल आइडिया दिया फॉर द फर्दर डेवलपमेंट एंड विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ का अपडेट आपको मिले और कोर्स में आप बने रहें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।